अच्छा भाई, आप लोग जो है वो एएस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के साथ ज़्यादा पेपर इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप लोग ग्रेड 10 में पेपर्स दे चुके हैं, ग्रेड 11 में पेपर्स दे चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें वही हैं। दिस इज़ योर अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 2 इज़ 1 hour 15 minutes। वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इस पेपर का, आपको पता है। स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है ये आप सीखेंगे ईयरली पेपर्स करते वक्त। ईयरली पेपर्स करते वक्त आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, वो ये होती है कि जब आप ईयरली पेपर्स करते हैं तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर प्रिपरेशन, कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपकी कॉन्सेप्ट्स पक्के नहीं है, वो आप इस पेपर के बाद बैठ के उन पर्टिकुलरली उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे तो विद ईयरली पेपर्स आपकी एक बार पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। और पेपर मैं ये सॉल्व करूंगा, इस पे मैं लिखूंगा, इस पे मैं हम हर क्वेश्चन के पीछे उसका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी डिस्कस करेंगे, उसी का फायदा होता है। आप साथ आपको रियलाइजेशन होती जाएगी कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, और उनको आप फिर रिवाइज करेंगे तो वो आपके पक्के होते जाएंगे। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस इंस्ट्रक्शंस को। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये सारी चीजें। यू हैव टू राइट इन डार्क ब्लू और ब्लैक पेन। यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी करेक्शन फ्लूइड, वाइटो और हाईलाइटर्स। आपने अगर कहीं पे ड्रॉ लिखा हुआ है तो यू हैव टू यूज अ पेंसिल। ग्राफ है तो आप उसके लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर आप पेन से बना देंगे तो वो गलत नहीं होगा, इसलिए देखें इसने मे लिखा हुआ होता है, बट आपने अगर गलत बना दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते। और यूजुअली डायग्राम बना रहे हैं, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं तो आपको इरेज करना पड़ता है। इरेजर आपके पास साफ सुथरा होना चाहिए। यू हैव टू राइट इन योर कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर एंड ऑल दीज डिटेल्स। ये आपके साथ अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये भी आपको पता है। दिस पेपर इज फॉर 60 मार्क्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल प्रोसीड टू द पेपर। Now, question 1 says vanadium, niobium, and tantalum are metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of vanadium in the ground state is AR. शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है जब आप आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर्गन एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ना लिखें, बस आप यहाँ पे सिंबल ऑफ आर्गन लिखते हैं। अब आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है या आर्गन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, आप आर्गन को लिख देते हैं। अब वाई चूजिंग आर्गन ओनली? बिकॉज आर्गन इज अ नोबल गैस, इसलिए पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि हम लोग आर्गन को यूज करेंगे शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक होती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट जो आपने कार्बन में देखी थी, जिसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकल के 2pz में चला जाता है, वो थी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एटम की बनाते हैं, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं। ठीक है, अपोजिट टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम इज इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम, और आर्गन को यूज करके लिखना है। अब वेनेडियम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास 2023। ठीक है, अब आप इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं। अगर आप फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वैनेडियम की विद एटॉमिक नंबर 23, तो दिस शुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। 4s हमें पता है पूरे प्रोडक्ट टेबल में जहां भी 4s फिल होगा वो तो फिल तो पहले होगा, लेकिन उसको लिखेंगे हम बाद में। तो हम 4s2 fill पहले करेंगे, but once your 4s orbital is filled, you will this moves to the high energy level and 3d moves back to the low energy level. So you will write 4s after 3d. तो इसमें आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आपने आर्गन लिखना है। 18 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक हो रहे हैं भाई? यहां तक देखें, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 11 12 12 प्लस 6 इज 18। यहां तक आप आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो आप इसकी जगह पे आपने आर्गन लिख दिया, तो आपके पास बचा क्या? सिर्फ 3d3 और 4s2। तो 4s2 में यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेनेवर यू आर, अच्छा इसमें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में। तो whenever you are putting two electrons in the same orbital, they must have opposite spin। तो opposite spin आप ऐसे बनाएंगे, one arrow upward one arrow downward, and
whenever filling any subshell, you have to fill each subshell singly first. मतलब each orbital should be filled singly first. मतलब 3 electrons हैं तो first you will put 1 electron in first orbital, then second electron in the other orbital, and third electron in the next orbital. जब पूरे फिल हो जाते तो फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करते। ठीक है, ये बहुत आसान सा काम है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। तो ये इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो चैट में। डिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल ऑफ वेनेडियम। अब पी सबशेल अगर हम देखें तो कितने पी सबशेल्स आए वेनेडियम में? एक 2p6 आया और एक 3p6 आया, दोनों कंप्लीटली फिल्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 12 इलेक्ट्रॉन, राइट? Now, next question says, fallopian was the suggested name for a new element discovered in a mineral. Fallopian was later found to be a mixture of niobium and tantalum. The दो elements का मिला के वो एक mixture बन रहा था। हाफ हेडेड एरोस बेसिकली पहले जो है ना आपके पास इस तरह से कैम्ब्रिज ये एनोटेशन फॉलो करता था इलेक्ट्रॉन्स की, हाफ एरोस बनाए जाते थे पहले। लेकिन आफ्टर 2022 उन्होंने ना ये कंप्लीट एरो बनाना शुरू कर दिया अपवर्ड डाउनवर्ड। बट इन केस अगर आप कंप्लीट हाफ एरोज अभी भी बना देते हैं तो वो गलत नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, आप बना सकते हैं अगर आप बना दें तो, लेकिन अपडेटेड सिलेबस जो है वो कंप्लीट एरोज बनाता है, तो आप भी कोशिश करें कि कंप्लीट एरोज ही बनाएं। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Now, the first part of this question says define the relative isotopic mass. अब relative atomic mass या relative isotopic mass को आप कैसे define करते हैं? It is the mass of an isotope of an element compared with 1/12 part of the carbon 12 isotope. जो भी आपका आइसोटोपिक मास या रिलेटिव मास होता है, दिस इज नॉट द मास ऑफ वन एटम, बट हम उसको ना 1 मोल का मास कंसिडर करते हैं। जितने भी हम मासेस लिखते हैं वो 1 मोल में लिखते हैं ना, तो इट वुड बी बेटर इफ यू राइट 1 मोल ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोटोप। आइसोटोप की जगह आप एटम भी लिख सकते हैं, ऑफ एन एलिमेंट compared with mass compared with 1/12 part of mass of 1 mole of carbon 12 आइसोटोप। इन केस अगर आप 1 मोल नहीं लिखते, मास ऑफ एन एटम लिख देते हैं तो वो भी सही है, बट अगर आप 1 मोल यहाँ नहीं लिखेंगे ऊपर तो कार्बन के साथ भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो दोनों जगह पे लिखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस डेफिनेशन को लिखने के लिए, अगर आपने कोई और तरीका याद किया हुआ है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन 1 में कह रहा था कंप्लीट टेबल 1.1। आप उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिल आउट करना है आपने। इट्स वेरी इजी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 41, नीचे वाले में है 73, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियॉन नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आ जाएगा आपका पहला वाला 52 एंड देन सेकंड वन इज 108। ठीक है, पट गए यहाँ पे तो मार्क्स। आगे बढ़े। A sample of fallopian contains, अच्छा यहाँ पे ना रिलेटिव आइसोटोपिक मास की डेफिनेशन पूछी हुई है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन, रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, स्पेशली रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, यू राइट इट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, all the isotopes of an element compared with 1/12 part of the carbon 12 isotope। ये 3 डेफिनेशन आपको रिवाइज करनी है, आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको वो चीजें बताता जाऊंगा जो इससे रिलेटेड और डिफरेंट स्टाइल में पूछी गई हैं। मेक श्योर कि आप पेपर के बाद होमवर्क जरूर करेंगे। A sample of fallopian contains 90.9% by mass of
दिस एलिमेंट नियोबियम एंड 9.1% बाय मास ऑफ टेरिटियम, जो भी इसका नाम। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ फेलोपियम बेस्ड ऑन दीज डाटा इन टेबल 1 पॉइंट। अच्छा जी, गिव योर आंसर टू टू डेसिमल प्लेसेस। थ्योरेटिकल मींस देखिए ये जो आपके पास फेलोपियम है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल एलिमेंट, बाद में पता चला। तो अगर मैं इन दोनों के मासेस को यूज करके, जैसे आपके पास जो नॉर्मल क्वेश्चन आते थे वो इस तरह से आते थे कि भाई वी हैव टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, वन विद द मास नंबर 35, वन विद द मास नंबर 37। द रिलेटिव अबंडेंस और द परसेंटेजेस जो इन्होंने दी हुई है वो 75 25% ऐसे दे दी। तो आप एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स का एवरेज मास लेते थे। यहाँ तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए, लेकिन हमें ना, हम इनको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे पेलोपियम के ये दोनों आइसोटोप्स हैं, जो कि नहीं है ऑफ, लेकिन हमारी मिस हमसे गलती हो गई थी और हमें लगा कि नहीं ये एक नया एलिमेंट है, लेकिन ये एक्चुअल में नया एलिमेंट नहीं था। तो इसका जो हम एटॉमिक मास निकालेंगे वो एक्चुअल एटॉमिक मास ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका इसलिए थ्योरेटिकल रिलेटिव एटॉमिक मास बोला हुआ है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चन में, चाहे वो आइसोटोप्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है नियोबियम, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 93 दिया हुआ है और दूसरे वाले का 181 दिया हुआ है। अगर आप अभी क्वेश्चन में टेबल देखें तो यहाँ पे 93 दिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल है उसका आइसोटोपिक मास वो 92.91 है। देखो सिंबल के साथ 92.91 लिखना मुश्किल है, दो डेसिमल प्लेस तक लिखना। तो जो एक्चुअल इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है वो 92.91 है। अब आप लोग करते क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप यहाँ पे इसका 93 मास यूज करेंगे, इसका 181 यूज करेंगे, आप ये गलती नहीं करेंगे। आपने ऊपर क्वेश्चन में अगर इसका डेसिमल प्लेस में आंसर दिया हुआ है तो आप ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे, ये वाली वैल्यूज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है गिव योर आंसर टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो आपकी जो टू डेसिमल प्लेस तक एक्चुअल वैल्यू दी हुई है वो आप यूज करेंगे। करना वही है, इसमें परसेंटेज की बेसिस पे आपने एवरेज लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मतलब 99.9% ऑफ ये जो 93 है, इसको मैंने 93 नहीं लेना है, ऊपर जो टेबल में मुझे मार्क्स गिवन है ना, मैं वो लूंगा जो कि 92.91 गिवन है। इसी तरह 9.1%, 9.1/100 इंटू वन, कितना था, 180.95। तो आप इससे एवरेज मास ऐसे निकालेंगे। ठीक है भाई, आंसर कोई बता सकते हो तो बता दो। ठीक है, ये आ रहा है 100.92। टू डेसिमल प्लेस पे लिखना है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको फॉलो करना है आप। क्लियर है, सोफा सो गुड, आगे बढ़ता जाऊं। आगे बढ़ जाऊं, पूछना तो नहीं है किसी को कुछ। चलो, oxygen is a group 16 element, which equation for the following reaction? Right equation for the following reaction, sodium and oxygen। तो आई होप या बना सकते हो। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो दिस विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड Na2O। whenever you have to write a equation you have to by default balance it। बैलेंसिंग के लिए वो अलग से नहीं कहेगा, आपको बैलेंस करनी है, वो मार्क बैलेंसिंग का इंक्लूडेड है विद द इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगाओगे तो सोडियम के साथ यहाँ 4 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, स्टेट सिंबल्स अलग से कहता है। स्टेट सिंबल मांगता तो, मांगे भी नहीं है स्टेट सिंबल, अगर मांगता तो फिर उसके अलग मार्क होता। ठीक है, स्टेट सिंबल अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो वो एक अलग मार्क होता आपके पास। लेकिन जब भी इक्वेशन क्या आएगा तो बाय डिफॉल्ट बैलेंस करना है। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर प्लस O2 इट वुड गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर आप सल्फर को एसेट ले लेते हैं, स्टैंडर्ड शेड उसकी कहते हैं कि आप एसेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको बैलेंस भी करनी होगी इक्वेशन, क्योंकि उसके हिसाब से बैलेंस नहीं है आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। Draw a dot and cross diagram to show the species present in aluminum oxide। Aluminum oxide में we have aluminum ion। Draw outer electrons only। अब aluminium के पास we have 3 shells, 2,8,3, right। आउटर शेल जो होगा वो सेकंड लास्ट शेल बनेगा एल्यूमिनियम का, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो आपका ग्रेड 11 वाला काम है ना,
इस पे चार्ज जो आएगा वो 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के आ जाएंगे। एल्यूमिनियम के मैं डॉट से बना रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाएंगे। That's it. अच्छा जी, अगर वो इक्वेशन मार्किंग की में आपके पास कोई इक्वेशन, आपके पास क्वेश्चन ऐसा आपके पास से गुजरा है जिसमें वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो वो मिस टाइप्ड होगी ये इक्वेशन, या वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी, ठीक है। कैम्ब्रिज ये कहता है, अभी से नहीं कहता, ग्रेड 11 से कहता है, अगर आपने कोई इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन आपको बनाने के लिए कहा हुआ है, तो आपको हर हाल में वो बैलेंस भी करनी है। बैलेंसिंग अलग से नहीं बोली जाती कभी। इक्वेशन इज नेवर अ कंप्लीट इक्वेशन अनलेस इट इज बैलेंस। इक्वेशन क्या होता है? जो मैथ्स की इक्वेशन है, अगर आप बीच में इक्वल्स टू लगा रहे हैं, तो अगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं है, तो वो इक्वेशन नहीं है फिर, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको बस आइंस दिखाने थे, अदरवाइज जब हम ग्रेड 11 में ये बॉन्डिंग बनाते थे, तो हम इसकी बैलेंसिंग भी करते थे कि भाई एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन ऑक्साइडाइन 3 होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास इसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, ड्रॉ ए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द स्पीशीज। स्पीशीज मतलब ये जो आइंस हैं, इसमें सिर्फ ये शो करने थे। कहा हुआ नहीं था, इसलिए स्पेसिफिकली कहा हुआ था, इसलिए मैंने 3 और 2 नहीं लिखे। लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द periodic टेबल 3 एलिमेंट, pH 3 एलिमेंट इन देयर ऑक्साइड वेरीज अक्रॉस द पीरियड। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन। भाई pH 3 एलिमेंट में क्या क्या होता है? नामागल से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4 ले सकते हैं, फॉस्फाइड -3। तो ये जो आपकी वो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम से एल्यूमिनियम तक तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहती है, लेकिन फास्फोरस की आपने ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी देखा है, क्लोरीन का आपने +5 +7 तक देखा हुआ है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। मतलब अगर मैं जनरल बात करूं, और सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में क्या पढ़ा है बेटा? +6 पढ़ा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक जा सकती है, तो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन की मिनिमम वैल्यू तो माइनस में भी जा सकती है, मैक्सिमम +6 तक भी जाती है सल्फर की, क्लोरीन की +7 तक भी जाती है। तो जनरल ट्रेंड क्या बना? जनरल ट्रेंड बना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का जनरल ट्रेंड पूछ रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नहीं पूछ रहा था ये। तो आपका ये होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीजेस होती है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। और क्यों? क्योंकि देखें, +6 कब बनेगी? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, क्लोरीन के पास टोटल 7 होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपकी किसी भी बॉन्डिंग। अब आप लूज और गेन की टर्म्स में बात ना करें, क्योंकि कुछ लूज भी करते हैं, कुछ गेन भी करते हैं। अब सल्फर आप कहेंगे कि ये कब लूज करता है +6 इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल लूज नहीं करता, ये बॉन्डिंग करता है। और जब ये बॉन्डिंग करता है, तो जब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में, तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो रहा है, वो +6 हो रहा होता है। तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, दैट्स व्हाई द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स इन देयर ऑक्साइड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब आप बनाते हैं, तो क्या बनता है? +4। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब आप बनाते हैं, तो क्या बनती है ऑक्सीडेशन नंबर? +6। इसी तरह फास्फोरस में भी है, P2O5, P4O10। तो अब आप क्या लिखेंगे? एस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बल्कि ये लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है जी, आगे बढ़े। H2O react with both inorganic and organic compounds. Complete table 2.1 to give the details of reaction of PH3 oxides with water. ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद वाटर, PH3 ऑक्साइड क्या ली होगी? वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ऑफ कोर्स इट शुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO।
फास्फोरस ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन रहा था? फास्फोरिक एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड है, वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एल्कली। वीक एल्कली की पीएच रेंज याद करवाई है। वीक एल्कली की पीएच मैंने आपको रेंज याद नहीं करवाई, मैंने आपको एक वैल्यूज याद करवाई। अच्छा, पहली बात पता कैसे चला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक एल्कली है? बिकॉज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप 2 के चैप्टर में ये पढ़ा है कि ग्रुप 2 की जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सॉरी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटल सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब ग्रुप 2 में अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट soluble metal hydroxide. The metal hydroxide which is more soluble will give more OH negative ions in the aqueous solution, hence the solution will be more alkaline. This is your weak alkali. And for weak alkalis you can, अच्छा मैंने आपको दो पीएच याद करवाए। जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होती है उसका पीएच की रेंज 13 से 14 बताई थी, लेकिन मैंने कहा था 13 याद कर लो। और जो वीक एल्कली है उनकी पीएच की रेंज मैंने आपको क्या कहते हैं 7 से 11 बताई थी, लेकिन मैंने आपको एक वैल्यू कही थी कि आप 11 याद कर लें, इसलिए एक्वस अमोनिया की भी 11 याद करवा दी थी, क्योंकि वो रेंज देता है, उस रेंज में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो रेंज याद करना मुश्किल होता है, मैं आप कहता हूँ आप जो है वो याद कर लें, एक वैल्यू याद कर लें, क्योंकि उसने रेंज नहीं मांगता, वो एग्जैक्टली पीएच मांगता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की आप 11 लिख दें, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की तो पूछी भी नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के आप पीएच 1 लिख सकते हैं, वीक एसिड का पीएच जो है वो 4 या 5 तक लिख सकते हैं। Write an equation for the reaction of this ethane nitride. This is ethane nitride. बीच में ऑर्गेनिक घुसा है। अच्छा, फैब मार्च 2024 के पेपर में भी ना, 2025 के पेपर में सॉरी, बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मर्ज किया है बहुत प्यार से, वरना यूजुअली ऑर्गेनिक एंड में जा रहा होता था, ऑर्गेनिक को स्प्रेड किया है, लेकिन आसान वाला ऑर्गेनिक। तो ये परेशान नहीं होना, अब आपको ये पेपर करते हुए लगेगा पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा जी, ये कौन सा रिएक्शन है? अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स पढ़ा है ना, या हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, जिसमें आप कोई भी एसिड जब डाल के हीट करते हैं, नाइट्राइल को हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं, तो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो CH3CN है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन निकला है ये बना लेता है अमोनिया, ठीक है, दिस मेक्स अमोनिया गैस। बट दिस एक्वस अमोनिया जब सोल्यूशन में बनेगा तो ऑब्वियसली एक्वस अमोनिया होगा, और जो एसिड होगा आपके पास, जो आपने नाइट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल के लिए यूज किया है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है एक्चुअली, लेकिन ये एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन बचा हुआ होगा तो अमोनिया के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। लेट्स से अगर ये HCl होता तो हमें जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता ना वो अमोनिया नहीं मिलता, वो अमोनियम क्लोराइड मिलता। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ एसिड क्या है, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता तो अमोनियम सल्फेट मिल जाता, यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव आइंस है। तो अगर सिर्फ H पॉजिटिव आइन है तो फिर मैं अमोनियम आइन लिखूंगा, क्योंकि अमोनिया इज अ बेस ना, इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो मैं अमोनियम आइन लिखूंगा यहाँ। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा ऑफ कोर्स। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है वाटर के साथ, राइट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन बड़ा है आपके पास, मतलब राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे वाटर के साथ हर हाल में भी 2 मोल लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो हाइड्रोजन हो जाएंगे वो 2 to the 4 ये रहे। अच्छा, राइट साइड पे देखते हैं, हाइड्रोजन 4 है ना अमोनियम आइन के साथ, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 4 ये रहे अमोनियम आइन के साथ। देखो 3 हाइड्रोजन तो ये थे, ये तो अपनी एज इट इज है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के साथ एक और हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और है, 5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है आपके पास, आपने 2 to the 4 लगा दिया यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन आपको और करना पड़ेगा, तो H पॉजिटिव आइन के साथ 1 ही रहेगा, कुछ और मोल्स नहीं आएंगे उनके साथ। ठीक है भाई, बैलेंस जरूर करना है इक्वेशन को, बार बार कह रहा हूँ, बैलेंसिंग बोलेगा नहीं तो फिर भी करनी है आपको, स्टेट सिंबल्स बोलेगा। Draw the structure of two alcohol formed in the reaction shown in equation 1. This is your hydration of alkene, C3H6 is your propene. प्रोपीन का एक ही स्ट्रक्चर बनता है, एक ही आइसोमर होता है, प्रोप 1 कह दो या प्रोपीन कह दो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब खत्म होगा, तो यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, आपको पता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा एज पर मार्कोवनिकॉफ रूल।
तो आपने आज की क्लास के बाद ये जो मार्कोवनिकॉव रूल्स है ये रिवाइज करना है, मेजर और माइनर वाली बात। ठीक है, कि इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स और स्टीम टू एनी एल्कीन, hydrogen atoms prefers to get attached to that double bonded carbon atom where already the number of hydrogen atoms are high. That gives you the major product. Otherwise the other product is the minor product. मतलब if you see, if you want to make a major product, major minor बोला हुआ नहीं है इसमें, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, you have two double bonded carbon atom. The first double bonded carbon atom has two hydrogens atom attached, so this carbon has more hydrogens attached to it. तो एडिशन ऑफ स्टीम में वाटर का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू वन ऑफ दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अगर हाइड्रोजन यहाँ लगता है तो OH यहाँ लगेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अगर यहाँ लगता है तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डबल बॉन्ड ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन लेग से सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लगता है तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होगा। प्राइमरी कार्बोकैटाइन गिव्स यू माइनर प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन गिव्स यू मेजर प्रोडक्ट। आपने तो फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाने नहीं है, तो बस मैं रिकॉल करवा रहा था। तो यहाँ पे दूसरी चीज OH लगेगी, ये दो आपके पास बनेगा। आप इसको स्वैप करके भी बना सकते थे बॉक्सेस में, जरूरी नहीं है कि प्रोपेन 2 वाला पहले में बनाए, प्रोपेन 1 वाला बाद में बनाए। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यू हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स। उसने ये नहीं कहा हुआ कि स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है, वो कहता है स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है तो आप स्केलेटल फॉर्मूला बनाते। अगर वो कहता कि स्ट्रक्चर बनाओ तो इट्स अप टू यू, यू कैन मेक अ डिस्प्लेट फॉर्मूला, यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यू कैन मेक अ मिक्स ऑफ डिस्प्लेट और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स ऑफ डिस्प्लेट और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिस्प्लेट नहीं है ये पूरा क्योंकि OH का बॉन्ड शो नहीं किया हुआ। स्केलेटल फॉर्मूला यूजुअली बनाते हैं हम लोग, मार्किंग की में भी स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ मिलता है आपको, तो आप स्केलेटल फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसका, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं क्योंकि कुछ कहा हुआ नहीं है। दूसरी बात, स्टेट सिंबल्स इक्वेशन में गिवन होते हैं, ये नहीं भी गिवन होते, डिपेंड, जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, समझ आई बात? अच्छा जी, तो ये दो ये डिफरेंट प्रोडक्ट ये बन जाएंगे, प्रोपेन 2 और प्रोपेन 1। पता नहीं इसके बारे में क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते थे, नहीं बनाए हुए इन्होंने, कुछ नई चीज डालना चाह रहा था। ये चीज सिलेबस में 2022 के बाद ऐड हुई है और पहली बार मुझे देखी है, 2024 से पहले भी मुझे किसी पेपर में नहीं दिखी। एक्सप्लेन बाय अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है इसको कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ऐसा क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, वो हमने दो तरीके से पढ़ी है। एक तो आप अल्कोहल को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ OH बॉन्ड, या फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो अल्कोहल मॉलिक्यूल आयनाइज होता है एंड इट गिव्स यू सम H पॉजिटिव आयन। These alcohol ions, negative ions, are known as alk oxide ions, general name है इनका, which we consider it to be less stable. Why they are less stable? Because they have a alkyl groups attached to it. ठीक है, इट इज आस्किंग फॉर जनरल एल्कोहल्स, मैंने इथेनॉल की एग्जांपल दी थी। बेसिकली ये जो एल्क ऑक्साइड आयन बनता है, दिस इज वेरी लेस स्टेबल ड्यू टू दिस हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ओवर हियर। व्हाई इट हैज अ हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी? बिकॉज this electron pushing or electron releasing alkyl group has a positive inductive effect. So this negative charge has a high charge density, so it easily attracts back this H positive ion and this position of equilibrium stays further towards left hand side. Either you can explain it in terms of position of equilibrium, or you can also explain it in terms of oxygen hydrogen bond strength. मतलब you can also write this answer as that oxygen and hydrogen bond in alcohol is stronger, yeah, strong, so it is difficult for H positive ion, for difficult for this hydrogen atom to get ionized. ठीक है, तो जब H पॉजिटिव आइन कम होते हैं सोल्यूशन में तो हम कहते हैं कि वो लेस एसिडिक देन वाटर है, बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज दैट। जब हम क्लासेस कर रहे थे इसकी तो हमने पूरा कुछ पार्ट डिस्कस किया था, जो मैंने कहा था कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, A2 में होता है, लेकिन फिर भी हमने, याद है, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि इफ एनी सोल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन लेस देन 1 exponent -7 mole per dm cube, that solution is considered to be less acidic than water. And if any solution has more H positive ion, that solution is considered to be more acidic than water. And anything less acidic than water is actually considered to be alkaline. लेकिन यहाँ पे उसको alkaline नहीं कह रहा, उसको less acidic कह रहा है, बात एक ही है।
देखिए अनफॉर्चुनेटली ये बात पूरी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट उसने डाला हुआ है, थ्योरेटिकल डाला हुआ है। नोट्स बहुत लंबा लिखा हुआ है इसका, आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है। एल्कोक्साइड आइंस formed are less stable due to electron releasing alkyl groups which creates positive inductive effect. So position of equilibrium stays towards left side, या more towards left side। या फिर बेटा आप यही आंसर जो है ना, और किस तरह से लिख सकते हैं, अब आपको जो आसानी से याद हो जाए आप लिखें। और ड्यू टू electron releasing alkyl groups, position of equilibrium, नहीं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात नहीं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलेटिंग एल्काइल ग्रुप्स which creates positive inductive effect, the which bond is strengthened या is right strong, so alcohol is less likely to donate H positive ions। ठीक है भाई, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं आंसर, आपको ऐसे अच्छा समझ आ जाता है, आप ऐसे लिखते हैं। ऊपर वाले मेथड दोनों ही आपकी बुक में गिवन है, मार्किंग की में अभी जो ये क्वेश्चन आया है उसमें सेकंड वाला मेथड गिवन, बट ऊपर वाला भी एक्सेप्टेबल है, बुक में गिवन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये पीछे मिलेंगे नहीं आपको, शायद किसी वेरिएंट में हो पीछे, मेरी नजर में ना आए हो, लेकिन मुझे ये सिलेबस में तो एडेड है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी 2024 में मुझे देखा। आगे बढ़े। अच्छा जी, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स फ्रॉम H2S टू H2T टेलुरियम तक हाइड्रोजन वाली। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सेप्शनली हाई एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स of group 16 because water has hydrogen bonding। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट देयर इज अ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बिकॉज एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस आईडी फोर्सेस बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखेंगे आप इसमें, फ्रॉम H2S टू H2TE boiling point increases as number of electrons
increases. So instantaneous dipole, induced dipole forces become more stronger. ठीक है, for 2 marks. If you want to add, you can write. So more energy is required. He's not talking about water right now. From just H2S2 H2TE. So more energy is required to break these forces. अच्छा भाई, दो बात। पहली बात तो आप पूछते हैं कि क्या हम इंस्टेंटेनियस डायपोल पूरा लिखें या सिर्फ आईडी आईडी लिख दें। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जगह ले लेता है, ऑफ कोर्स टाइम ले लेता है, लिखने में गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, एज सच कोई रूलिंग तो नहीं है इसके ऊपर क्या गलत कर देगा। मार्किंग की में आईडी आईडी भी लिखा हुआ होता है, फुल वर्डिंग भी लिखी हुई होती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा लिखें, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कोई। हाँ, आप इसकी जगह लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस लिख दें, वो छोटा वर्ड है, वो भी एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात, ये जो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड लिखा है, क्या इसकी नीड थी यहाँ पे? नहीं। कुछ क्वेश्चंस में होती है, कुछ में नहीं होती। जब कंपैरिजन हो रहा होता है ना दो सब्सटेंसेस के बीच में, तो ये वाली बात जरूर लिखनी होती है। मतलब अगर इफ वी वर कंपेयरिंग दिस थिंग फ्रॉम लेट्स से वाटर, तो आप कोशिश करेंगे कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड वाली बात आप लिखते हैं। अभी आपके पास यहां से यहां भी तो एक तरह का कंपैरिजन ही हो रहा है ना। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड वाली बात मैंने लिखी, आप ये वाली बात लिखें। बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कब ये लिखना है कब ये नहीं लिखना। ऊपर यहाँ पे ये लिखना है, नीचे नहीं लिखना। अब आप मार्क्स देख के भी ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मार्क कम है, उसके 1 मार्क 2 मार्क मिल रहे हैं, तो इस यहाँ पे ये बात लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी। ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट के कोई मार्क नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट के कोई मार्क नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट तो उसने बता दिया ना, एक्सप्लेन द ट्रेंड। ट्रेंड तो दिख रहा है हमें, क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, राइट। एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है वो, ये थोड़ी कह रहा है कि प्रिडिक्ट द ट्रेंड या स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है इसका कोई मार्क नहीं है यहाँ। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को जानबूझ के पॉइंट फॉर्म में भी लिखा है। किसी ने अभी तक पूछा नहीं कि पॉइंट फॉर्म अलाउ है या नहीं है, मतलब पता है। दूसरी बात, आईडी आईडी फोर्सेस मैंने आपको आयशा अभी अभी बताया कि आईडी आईडी पीडी पीडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एचपी, आईडी आईडी और पीडी पीडी तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईडी आईडी फोर्सेस लिखें, क्योंकि मार्किंग की में कहीं आईडी आईडी लिखा हुआ है, बट मोस्टली इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पूरा लिखा हुआ है उसने। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा लिखें, आईडी आईडी भी पूरा लिखें, पीडी पीडी भी, मतलब परमानेंट डायपोल फोर्सेस पूरा लिखें। बहुत बड़ा लग रहा है लिखने में, तो आप लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस लिखते हैं। मुझे पता है कि आपके पास स्पेस का इश्यू आता है, और कुछ बच्चे एक्सप्लेन करते वक्त 2 बार आईडी आईडी लिख रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। कभी कभार वाकई में लिखना पड़ता है 2 बार। तो अगर ऐसा हो तो एक बार पूरा लिख देना, उसके बाद जो है वो पे शॉर्ट फॉर्म लिख देना। एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी रूलिंग नहीं है क्या एक्सेप्टेबल नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट साइंटिफिक कम्युनिटी जनरल टर्म, आईडी आईडी या पीडी पीडी। लेकिन आप लिख दें अगर 2 बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन अगर एक ही बार आ रहा है तो आप पूरा लिखें उसको। ठीक है, और तो फर्स्ट पॉइंट मैंने रीस्टेट किया है ये बताने के लिए कि इसकी जरूरत नहीं थी। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इसका मार्क होगा या नहीं होगा, कि चलो ग्राफ को देख के ट्रेंड बताना है, क्या उसने वर्डिंग में आपका जो कीवर्ड है उसमें क्या उसने स्टेट लिखा है ट्रेंड को? नहीं, स्टेट एंड एक्सप्लेन लिखता तो मैं भी ये लाइन लिखता। उसने बोला कि सिर्फ एक्सप्लेन करें इस बात, आप यहां से अपना आंसर स्टार्ट करें। बट इन केस अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो पूरा लिख देना बेटा, इतनी जगह होती है, नीचे लिख देना। देखो, कम लिखने के मार्क्स कटते हैं, ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं कटते, हमेशा याद रख। ज्यादा लिखने का मतलब ये भी नहीं कि ऐसे लिख के आ जाओ उसके ऊपर पूरा, थोड़ा सा इतनी बेवकूफ तो नहीं हो। कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख दें, तो मैंने जानबूझ के लिखा ही है। अच्छा, चौथी बात, पॉइंट फॉर्म। क्या पॉइंट फॉर्म अलाउड है? हाँ भाई,
कितने लोगों को लगता है कि पॉइंट फॉर्म में लिखने से मार्क्स नहीं मिलते? अलाउड है। ठीक है, आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं अपना आंसर। इनफैक्ट इट इज प्रेफर्ड कि आप पॉइंट फॉर्म में लिख, चेकिंग करने वाले के लिए चेकिंग करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये आपका इस्लामियात या ज्योग्राफी का पेपर या हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि जिसमें आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसको नॉलेज से कंसर्न है बस। ठीक है, आपकी ग्रामर से, आपकी स्पेलिंग से, आपकी स्ट्रक्चरिंग से उसको प्रॉब्लम नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बात को पूरी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब आप ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ से फुल स्टॉप हटा भी दूं तो मेरा पूरा पैराग्राफ बन जाए। जब भी मैं ये बात बताता हूँ कि दूसरा मैसेज ना घूम के आता है फिजिक्स में भी, अरे फिजिक्स का नहीं पता मुझे, मुझे बायो का भी नहीं पता, इनफैक्ट मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता फिजिक्स और बायो पे। ठीक है, आप फिजिक्स और बायो के टीचर से पूछें। मैं क्योंकि एग्जामिनर से ये बात खुद फेस टू फेस सुन चुका हूँ। ठीक है, एंड ही वाज लाइक कि वी प्रेफर स्टूडेंट्स राइटिंग इन पॉइंट फॉर्म, हमें इजी होता है चेक करना। तो वो केमिस्ट्री का एग्जामिनर था, तो मैं अभी कह सकता हूँ कि अभी भी वही एग्जामिनर बैठा हुआ है। तो वो जो मार्किंग की बनाएगा, डिटेल मार्किंग की में वो लिख के देगा कि पॉइंट फॉर्म अलाउड है, तो चेक करेगा, चेक कर। मुझे फिजिक्स और बायो और किसी सब्जेक्ट का नहीं पता। एक्सप्लेन वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मच हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बस एक मार्क का है, आप ये लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर हाइड्राइड्स हैव ओनली आईडी आईडी और पीडी पीडी फोर्सेस। साथ में आप ये लिख दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आईडी आईडी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। देखिए, वाटर हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is more stronger than other intermolecular forces. लीक्स भी मंगवा लूं, नहीं देखो पेपर लीक, थोड़े पैसे कितने दूं, अपनी सारी ईदी दे दूं मैं फराज उसको, क्या करूं? कहाँ से दूं पैसे मैं उसको? चलो, what has hydrogen bonding which is more stronger? अब देखो, H2S और H2T में ये सारी हाइड्राइड में आईडी आईडी फोर्सेस तो है, पीडीपीडी भी तो है, परमानेंट डायपोल भी तो बन रहे हैं उनमें। तो मैं दोनों का नाम लिखने के बजाय अगर मैं ये लिख दूं मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो खुद ही बात एक्सप्लेन हो जाएगी। अरे क्या होगा। ठीक है भाई। चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो थोड़ा इजी है, थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 ऑफ द periodic टेबल। Nitrogen is found in inorganic compounds such as nitrogen oxides and nitric acid. Identify one natural and one man-made occurrence of nitrogen oxide in the atmosphere. तो naturally नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनती है? जब लाइटिंग होती है, ठीक है, जब बिजली कड़कती है। तो दिस हैपेंस वेल लाइटनिंग हैपेंस, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। और मैन मेड एक्टिविटीज कौन सी है? इंटरनल कंबशन इंजन में हाई टेम्परेचर की वजह से एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है। Write an equation to describe the role of nitrogen dioxide in the direct formation of acid rain. Acid rain जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो इक्वेशन है वो वाटर वाली इक्वेशन आपको लिखनी है। याद करें, सजेस्ट करता हूं आपको मैं, याद करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस प्रैक्टिस करें। ये सीधी सीधी नाइट्रिक एसिड वाली इक्वेशन है, इसमें वाटर भी आता है। अगर आपने फ्रैक्शन में बैलेंसिंग याद की हुई आप फ्रैक्शन में लिखें, अगर आपने होल नंबर में की हुई आप होल नंबर में लिखें, अगर आपने डेसिमल में की हुई आप डेसिमल में लिखें। ठीक है, आपको अगर याद हो तो ये वाली इक्वेशन नोट्स में इस तरह से भी लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन जो कि फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। डिस्क्राइब हाउ पैन फॉर्म्स NO2।
इक्वेशन नहीं लिखनी है। पेन NO2 कैसे, पेन फॉर्म्स फ्रॉम NO2, मतलब नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स आर बेसिकली लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मोक because they combine with volatile organic compounds and under the presence of sunlight वो आपका स्मोक बनाता है। ये नोट्स में लिखा हुआ है नाइट्रोजन एंड सल्फर के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद VOCs भी कहते हैं इसको, या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। पेन की फुल फॉर्म याद नहीं करनी होती है, अदरवाइज इट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेन, टू फॉर्म पेन। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अनबर्न हाइड्रोकार्बन, को पेट्रोल के मॉलिक्यूल ऐसे इंजन से बाहर आ गए वो। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड, राइट एन इक्वेशन विद कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तो बचपन से ओ लेवल से पढ़ते आए हो, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CaNO3 2, साथ में क्या बनेगा, वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यू विल यूज 2 moles of nitric acid. Describe what is seen when solid calcium nitrate is heated strongly. मेटल नाइट्रेट है, ग्रुप 2 का डिकम्पोज होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि ब्राउन कलर की होती है, दैट इज ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल नाइट्रेट्स आप दोनों रिवाइज कर लीजिएगा। मेटल नाइट्रेट्स, अच्छा जी, रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम। कॉमन टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स इन दिस रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ये बचपन से पढ़ते आए हो वैसे ये रिएक्शन, इसमें अमोनिया गैस बनती है, याद है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आइन, जिसमें आप अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद एल्यूमिनियम फॉइल डाल, आपने एस में करा हुआ भी है ये वो रिएक्शन है, याद नहीं करना होता, लेकिन ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालते हैं, ओवरऑल चार्ज इस पे -1 है, ऑक्सीजन 3 है, -2 ओवरऑल इज -1, इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ रही है +5। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट इज ऑक्सीडाइज इन इक्वेशन 1। आई कैन सी नाइट्रोजन की तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अमोनिया में वो है -3 और नाइट्रेट में आपने निकाला +5, +5 से -3, दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं करेगा, तो रह क्या गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में जा रहा है, एल्यूमिनियम जब आयन बनाएगा तो ऑफकोर्स +3 बनाएगा, मेटल सारे ऑक्सीडाइज होते हैं जब रिएक्ट करते हैं, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है। Ammonia is a basic gas. Describe how ammonia is able to act as a base because it accepts a proton. Simple, 1 मार्क के लिए आपने ये लिखना है, it is a proton acceptor. ठीक है भाई, प्रोटॉन की जगह चाहो तो H पॉजिटिव आइन भी लिख सकते हो, आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो ये। आगे आपको कह रहा है सजेस्ट द शेप ऑफ AlOH4। एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन -1 होता है, 4 हाइड्रोक्साइड आयन मतलब -4, तभी तो -1 बना है। ऑफ कोर्स ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड अगर होता तो शेप नहीं पूछता इसकी। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड आयन विल मेक 1 कोवलेंट बॉन्ड, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। बट इस क्वेश्चन में आप ऑफ कोर्स एक ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे ना, मैं कहूंगा कि एएस के सिलेबस से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हैं E2 में, ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा कि मेटल आयन कोवलेंट बॉन्ड कब बना है, आपने तो नहीं पढ़ा। मेटल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को आपने क्लोरीन के साथ बनाया है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ तो नहीं बनाया, भाई ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। शेप देख के अब मैं फंस गया, मैंने कहा शेप का तो मतलब यही होता है ना, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, लीनियर, तो मेरे पास बेस्ट सिनेरियो यही है कि हाइड्रोक्साइड आयन 4 लगे हुए हैं तो 4 बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो टेट्राहेड्रल, अदरवाइज दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन। Figure 3.1 shows a sketch of some of the ionization energies of phosphorus. ठीक है, phosphorus is a group 15 element, it has 5 valence electron. Once you have removed all the 5 electrons, there will come a big jump in the ionization energies, because now the 6th electron you are going to remove from the phosphorus atom should be from the inner shell, and which experiences lesser shielding and more nuclear pull, so high jump in ionization energy आता है। Construct an equation to represent the third ionization energy of phosphorus.
फास्फोरस की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी? व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ फास्फोरस 2 नेगेटिव गैसियस आयन, if you are going to remove further one more of electron to form a phosphorus 3 positive gaseous ion, that would be your third ionization energy. Complete the graph in figure 3.1 to show the third to sixth ionization energies of phosphorus. अब वैल्यूज तो हमें नहीं पता ना, हमें डाटा बुकलेट गिवन होगी वैल्यूज की, अंदाजे से बनानी। थर्ड टू सिक्स बनानी है, मुझे ये पता है। फिफ्थ, देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन के बाद जो सेवंथ इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 का है ना ये, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स इलेक्ट्रॉन के बीच में बिग जंप आएगा। मतलब अगर मैं इस ट्रेंड को फॉलो करते जाऊं तो सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी अगर कहीं यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड का ट्रेंड अगर मैं फॉलो करूं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ बना दी, फोर्थ यहाँ बना दी, पेंसिल से ट्रेंड बना के यूं कर देना, और फिर यहाँ पे यू कैन शो अ पिक्चर, राइट। ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा हुआ, क्या कहा हुआ है? कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। ओ यस, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, मैंने बना दिया। ठीक है, ग्राफ बनाना था, लाइन बनानी थी। ठीक है भाई, इजी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या रहा है? थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा पेपर? असल में आज हमारी क्लास लेट हो गई है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। टॉपिकल हमने ज्यादा किए हुए हैं, इस वजह से आपको मुश्किलात कम ही आएंगी। ऑर्गेनिक के कोशिश करेंगे कि टॉपिकल और कर लें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंप्लीट टेबल 3.1 टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। शेप एंड अपीयरेंस लिखना है, वो उसने ऑलरेडी लिख दी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों नॉन मेटल्स हैं तो यहाँ पे पुअर लिखा है तो ये भी पुअर होगा। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दोनों में कोवलेंट है ऑफ कोर्स, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है, फास्फोरस P4 है। सिंपल कोवलेंट है स्ट्रक्चर्स इनके, दोनों ही सिंपल कोवलेंट है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फास्फोरस का भी सिंपल है। क्या दिया हुआ है पेपर में, गलत खोल लिया। A form of solid nitrogen has a lattice structure similar to solid iodine. आयोडीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। उसको हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस। याद है, आयनिक लैटिस जैसा दिखता है, लेकिन आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना, वो आपकी आईडी आईडी फोर्सेस होती हैं। नहीं नहीं, ये मिथ है भाई, नवंबर का मुश्किल होता है, ये ऐसी है। या आपका नवंबर का ही पेपर है? बस बेसिकली 2023 2024 इजी है। पता नहीं क्यों बहुत ड्रॉप करा हुआ है लेवल केमिस्ट्री का इन्होंने। ग्रेड उठाने वाली बात कर रहे हैं अभी ये। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड नाइट्रोजन। अब सॉलिड नाइट्रोजन आपके पास उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? जैसे आयोडीन, सॉलिड आयोडीन का सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस होता है, इसका भी यही होगा, क्योंकि कह रहे हैं ना आयोडीन जैसा है। वो असल में इनडायरेक्टली तो आयोडीन का ही पूछ रहा है। At a very high temperature, phosphorus can form P2 molecules. P2 contains a triple bond. Describe the formation of phosphorus triple bond in terms of orbital overlap. अब ट्रिपल बॉन्ड में ये देखिए, फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा होगा, सेकंड और थर्ड जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें होगा आपका एक सिग्मा, वन सिग्मा बॉन्ड विद ऑर्बिटल ओवरलैप, हेड ऑन ऑर्बिटल, हेड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा, हेड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप कौन से दो ऑर्बिटल्स के बीच में होगा? अगर मैं फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 11 12 13 14 15। फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल दे दिया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, किस चीज के साथ कंपेयर करवा रहा है, जरा जल्दी से बता सकते हो? फास्फोरस कौन से ग्रुप का है जिसमें एक एलिमेंट जिसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है? आपने हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के साथ आपको और किस चीज की पढ़ाई गई है? नाइट्रोजन की। बेसिकली ये बात नाइट्रोजन की कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन की नहीं कर रहा। सिलेबस में तो नाइट्रोजन है ना, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है। नाइट्रोजन के साथ रिलेट करो उसको। मतलब फास्फोरस तो P4 बनाता है, वो P2 बना के दे रहा है, नाइट्रोजन के साथ रिलेट करवा रहा है। अब नाइट्रोजन जो है वो जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब थ्री बॉन्ड, वन बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर, नाइट्रोजन के आपके पास जब वन बॉन्डेड पेयर
जीरो लोन पेयर होता, सॉरी, वन बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग याद है कौन सी होती है? दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के में आपके पास जैसे कि आपने बनाया था हाइड्रोजीन, थ्री बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज था। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज कब होता है? जब टू बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन का सवाल 2024 के मई जून की सीरीज में भी आया हाइब्रिडाइजेशन का, अक्टूबर नवंबर में भी आया था, 2023 की एक सीरीज में भी आया था, पीछे बढ़ा हुआ है नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन के। और लेट्स से नाइट्रोजन जब सिर्फ वन बॉन्डेड पेयर टू बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर बनाता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसी तरह कार्बन की तो सबको याद हो ही जाती है, कार्बन sp4 sp3 हाइब्रिडाइज कब होता है? जब फोर बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर बनाता है। और sp2 हाइब्रिडाइज जब थ्री बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइज जब टू बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर। नाइट्रोजन का अलग है, एक एक लोन पेयर ज्यादा है नाइट्रोजन में। फास्फोरस को भी मुझे नाइट्रोजन की तरह ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दिमाग लगाना है कि यार फास्फोरस की तो पड़ी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, ये कहाँ से पूछने बैठ गया? ये नाइट्रोजन से आ रही, नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में। ठीक है। अच्छा जी, वन सिग्मा बॉन्ड विद हेड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप। और अब आपके पास हेड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप कौन से दो ऑर्बिटल्स का होगा? दोनों वन नाइट्रोजन के वन बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर है, तो दोनों sp sp हाइब्रिडाइज्ड है। ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन, या इसको ऐसे लिख देते हैं ना, sp sp ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, एक मार्क के लिए मैंने क्या क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात, सेकंड फर्स्ट, अच्छा, फिर जो है कि आपके टू पाई बॉन्ड्स होंगे विद पी पी साइडवेज ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है भाई, द बॉन्ड एनर्जी of P phosphorus molecule is 485. The bond energy of nitrogen is 944. Compare the reactivity of P2 and N2. इसकी bond energy ज्यादा है, साइज एटॉमिक साइज कम है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी भाई, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। P2 is more reactive than N2 as PP bonds या ट्रिपल बॉन्ड is much weaker। ठीक है, इस पूरे पार्ट में आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन का फंस रहा था। और ये ना कंपैरिजन शुरू से करता हुआ चल रहा है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। यहाँ पे मैंने P4 लिखा था, लेकिन बाद में इसने उसको P2 बना, मतलब P2 इसको कंसिडर करें, इसलिए कंपैरिजन हम करते हुए चल रहे हैं साथ। बाकी तो आप वैसे भी कर लेते हैं, बस ये हाइब्रिडाइजेशन वाला ही क्वेश्चन आपका गलत होना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अभी टाइम हमारे पास जो है वो लिमिटेड है थोड़ा सा। इज इट पॉसिबल कि इफ आई लीव दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क और नेक्स्ट एलडी क्लास जो हमारी कल है, पहले हम ये डिस्कस कर लें? क्वेश्चन इज इजी, लुक्स इजी। चलो कर लेते हैं इसको। Bromoalkane are used widely in industry, although there is increasing concern about their environmental impact. CFCs and of course shows a reaction of involving 1, 2 dibromoethane। फर्स्ट रिएक्शन में
आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, ब्रोमिनेशन हो रही है, सिंपल। सेकेंड स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले ना, Br हटेगा। आगे बनवाएगा जरूर इसको, मैं अगर अभी बना दूं ना, पता है ये क्या है, जहाँ पे Br लगा है वहां पे OH लगा दो, सब कुछ बाकी वैसे ही रहेगा। रिएक्शन 3 में सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल, जब इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मतलब हैलोजन हटेगा और उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। इन्होंने क्या किया है, ये वाला ब्रोमीन और इसके बराबर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन हटाया, दूसरा नहीं हटाया। ठीक है, मर्जी है इनकी। नेम लिखा हुआ है नीचे, नेम इसका क्या होगा भाई, दिस इज 3 कार्बन एटम में अगर मैं नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड हैज अ हायर प्रायोरिटी, तो हम 1 2 3 लेफ्ट टू राइट करनी पड़ेगी नंबरिंग में। राइट टू लेफ्ट मैं नहीं कर सकता इसकी नंबरिंग, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम, वैसे तो 1 2, कार्बन 2 है ना, सॉरी मैं 3 तो गलत कर रहा हूँ, कोई बोल भी नहीं रहा। कार्बन ही 2 है इसमें, ये तीसरा वाला कार्बन थोड़ी ब्रोमीन है। तो आप चाहे नंबरिंग आप ऐसे करें कि ब्रोमीन पे भी छोटा नंबर आ जाए, कार्बन पे भी, डबल बॉन्ड पे भी फर्स्ट आ जाएगा। इसको भी नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना, फर्स्ट पे ही है तो मैं इसको ब्रोमोइथीन बोलूंगा। और फिर इसका पॉलीमर बनाया हुआ है भाई, एडिशन पॉलीमर बनेगा, एल्कीन है, पॉलीमर कैसे बनेगा, ये जो मोनोमर है, इसमें एक कार्बन पे ब्रोमीन होगा, कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कंटिन्यूटी बॉन्ड्स बना देंगे। और अगर वो स्केलेटल फॉर्मूला कहता है इसका, तो स्केलेटल फॉर्मूला में ऐसे, अभी नीचे क्या कहा हुआ है वो मुझे नहीं पता, मैं मांगा हुआ भी है नहीं मांगा हुआ वो भी नहीं पता, मैं बना दिया बस। ये बन जाएगा 1 रिपीट मोनोमर से, तो ऐसे ही बनेगा, 2 कहेगा तो मैं ऐसे 2 बना दूं। 2 रिपीट मोनोमर बनाओगे तो फिर कुछ ऐसा दिखेगा ये। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कंप्लीट फिगर 4.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डायब्रोमोथेन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बनाना है, यू हैव टू शो ऑल द चार्जेस, डायपोल्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायपोल्स जो ब्रोमीन डबल बॉन्ड के करीब होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव, एक एरो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड से वहां बनेगा, और एक करली एरो आपका बनेगा डबल बॉन्ड से पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन की तरफ। ठीक है, बीच में आपके पास डबल बॉन्ड। अच्छा, ये इन्होंने स्केलेटल भी बन मिक्स ऑफ, देखो स्केलेटल और वो बनाया है, अब आपकी मर्जी है, आप आपसे इसने ये तो नहीं कहा हुआ कि आप स्केलेटल बनाए या स्ट्रक्चर बनाए, तो आप स्केलेटल बना दो, स्ट्रक्चर बना दो, एक ही बात है, क्योंकि शुरू में तो उसने नहीं बनाया हुआ स्केलेटल, एंड प्रोडक्ट स्केलेटल दे दिया। ठीक है, तो आपकी भी मर्जी है, आप अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि नहीं भाई स्केलेटल ही बनाना है सब, तो आप स्केलेटल ही बनाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे फिर। तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा इसके एडजेसेंट कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे। अगर आप स्केलेटल बनाते तो ये दिखता है इस तरह से, हाइड्रोजन नहीं दिखते ना स्केलेटल में। स्केलेटल फिर आपका कुछ, ब्रोमीन अगर मैं यहाँ लगा दूं तो इट वुड बी लाइक दिस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर लगा दो ब्रोमीन अगर एस्थेटिक नहीं लग रहा तो मैं, राइट ब्रोमीन होगा ये। ठीक है, अच्छा फिर एक और भी तो है ना, कर लिया ब्रोमीन पे, यहाँ पे लोन पे जरूर दिखाना, ये जो वाला जो ब्रोमीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी दिखाना, और यहाँ पे पॉजिटिव। अक्सर ब्रोमीन के नेगेटिव चार्ज को ना सर्किल कर देते हैं, करना चाहो कर दो, नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन गिवन है। फॉर्मेशन के लिए आप फॉर्मेशन वाला जब साइकिल बनाएंगे, C2H4 है, और ये आपका C2H4Br2 बना है। नीचे आप एलिमेंट्स लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये फॉर्मेशन का साइकिल है, इसमें आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 90.9, 90 है, बल्कि सिर्फ 90 है। और फॉर्मेशन ऑफ इथीन है 52.2। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोइथेन निकालनी है आपको। ये साइकिल आपके पास रेडी हो गया, आप हैसेस लॉ लगाएं, या आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें। ये क्यों मेहरबानी की इसने एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन डाल के।
प्रोडक्ट एक्स है, सॉरी, इज इक्वल्स टू -9। यहाँ आ रही है मेरी -37.8 kJ/। कंप्लीट फिगर 4.1 टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए एंड नेम कंपाउंड बी। ये हम कर चुके हैं वैसे ऊपर। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी हमने बना लिया है यहाँ पे ना, ये रहा, और नेम इसका ब्रोमो थी। क्लियर है भाई? आगे आगे आगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर सी। पॉलीमर सी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। वन रिपीट यूनिट कह रहा है, तो मैं वन रिपीट यूनिट बनाऊंगा। वैसे यूजुअली ब्रैकेट लगाए नहीं जाते, ऐसी कंटिन्यूटी बॉन्ड बना के छोड़ दो। अदरवाइज कंटिन्यूटी बॉन्ड अगर चाहो तो डॉटेड लाइन से बना दो, ज्यादा बेटर है। अब इसने नहीं कहा हुआ कि स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है या स्ट्रक्चर बनाना है, इट्स अप टू यू। आप स्केलेटल फॉर्मूला बना दें या आप स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। स्ट्रक्चर बोला हुआ है, अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे बना दें, आप स्ट्रक्चर बना दें। In reaction 5, compound B reacts with an excess of sodium hydroxide dissolved in ethanol. The products are hydrogen bromide and water. Elimination reaction की बात कर रहे हैं। Unsaturated मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन डी। Suggest the identity of D। क्या हुआ है भाई? 5 में कंपाउंड बी को अल्कोहलिक सोडियम इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, ये रहा। तो यहां से तो अब देखें, एक ब्रोमीन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। वही रिएक्शन जब आपने दोबारा कराया तो एक और ब्रोमीन निकला है, तभी तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है, और एक यहाँ से और वो निकलेगा हाइड्रोजन। तो एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक और डबल बॉन्ड आने का मतलब है कि पहले से ही एक डबल बॉन्ड था, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा दो कार्बन के बीच में, एल्काइन बन जाएगा। एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा, बस C2H2 बन जाएगा। इसको हम कहते हैं इथाइन। अब यह आपने खुद ही रिड्यूस करना है, ठीक है। एल्काइंस पढ़े नहीं है आपने ना, रिएक्शंस पढ़े हैं इनके। ठीक है भाई, समझ आती है बात? तो दिस इज C2H2। Compound A is the only isomer of 1,2 dibromethane. Alkaline hydrolysis of E gives compound F. Alkaline hydrolysis gives compound F. ओके भाई, ये तो कुछ अलग ही रिएक्शन है। कंपाउंड डी में अक्सर देखो क्या हुआ है, ये मैंने डिड्यूस किया है यहाँ से। मुझे ये पता है कि जब हम किसी हैलोजनो एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं अपना इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एलिमिनेशन होती है। अब ये मेरे पास हेलो एल्केन था, लेकिन इसमें दो ब्रोमीन थे। जिस कार्बन से आ, वो हटता है ना हाइड्रोजन, उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा होता है। अब इसमें थे ही दो कार्बन, तो इसमें से अगर इस कार्बन का ब्रोमीन हटा तो इसका हाइड्रोजन हट गया, तो एक डबल बॉन्ड आ गया और एक ब्रोमीन रह गया था। ये भी तो हो सकता है कि याला ब्रोमीन हटे याला हाइड्रोजन, मतलब तो एक डबल बॉन्ड आएगा, और फिर अगेन एक और ब्रोमीन और एक और हाइड्रोजन हटे तो एक और बॉन्ड आना चाहिए, तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे ना टोटल। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप यही क्या है, पहले भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल, यहाँ पे एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ कि रिएक्शन होता जाए होता जाए। तो जितने भी ब्रोमीन और हाइड्रोजन हट सकते हैं, लेकिन जिस कार्बन से ब्रोमीन हट रहा है उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटना होगा हर हाल में, तब जाके वो बॉन्ड्स बनना शुरू होंगे बीच में। सही है? चलो, समझ आई अब सब? अच्छा, छोटा सा पार्ट है, कर कर आगे फारिग करो, अगर जल्दी हो जाएगा ये तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। से द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय ई। अब ई एंड 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ये है 1,1 डाइब्रोमोइथेन, तो ये आपकी पोजिशनल आइसोमर है। एक ही कार्बन की पोजीशन डिफरेंट है ना, 1,2 में एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे होगा और एक ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे होगा। ई में जो है वो दोनों ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे। होमोलोगस सीरीज ऑफ एफ, एफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है।
और टेस्ट ऑब्जर्वेशन पूछी हुई है। 2 4 DNPH के साथ एफ की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑरेंज पीपीटी। टॉलिंस के साथ सिल्वर मिरर आता है एल्डिहाइड का। अल्कलाइन एक्वस आयोडीन ट्राइआयोडोमिथेन टेस्ट सिर्फ इथेनॉल के लिए होता है, मतलब जिसमें अल्फा कार्बन, मतलब कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ अगर CH3 लगा है तो ये CH3 डिटैच्ड होगा यहाँ से, ये CHI3 बन जाएगा। दिस इज ट्राइआयोडोफॉर्म टेस्ट। ये इसमें पॉजिटिव आएगा, येलो पीपीटी। ठीक है। किसी के ऑर्गेनिक के अभी भी रिएक्शंस वीक हैं तो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लेना सही से, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। याद करने पड़ेंगे, हल यही है हमारे पास। अब अगर किसी को ये नहीं याद है तो मुझे पूछ लेना, अगर किसी ने पढ़ी ही नहीं ऑर्गेनिक। आयोडोफोम टेस्ट में अक्सर लोग फंस रहे होते हैं। तो आयोडोफोम टेस्ट में आपने ये देखना होता है कि भाई जो आपका कार्बन, ये आयोडोफोम टेस्ट या तो अल्कोहल में होगा या आपका ये होता है किसमें, नाम लो, कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में। कीटोन में तब होगा जब कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली एक CH3 अटैच्ड हो। एल्डिहाइड में भी तभी होगा जब कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली CH3 अटैच्ड हो। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही केस बन सकता है, दैट इज इथेनॉल। अल्कोहल में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में होगा कब, जब अल्फा कार्बन, द कार्बन टू विच हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, उसके साथ अगर डायरेक्टली एक मिथाइल अटैच्ड है तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब इथेनोइक एसिड, इथेनॉल में ये पॉजिटिव हो सकता है लेकिन प्रोपेनॉल में नहीं हो सकता। अदरवाइज सेकेंडरी अल्कोहल भी कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में अगर अल्फा कार्बन के साथ है भी डायरेक्टली अल्काइल मिथाइल ग्रुप तब भी नहीं होगा पॉजिटिव। और अल्फा कार्बन में किसको कहता हूँ, द कार्बन अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिस कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो आयोडोफोम टेस्ट, अब अगर किसी को नहीं याद है तो आप आयोडोफोम टेस्ट, आपके होमवर्क यहाँ पे मैंने साथ साथ लिखे हैं। मार्कोव रूल रिवाइज करें आप, आयोडोफोम टेस्ट रिवाइज करें, आप हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करें कार्बन और नाइट्रोजन की। ठीक है। ओ वाओ। अच्छा, ये वाला पार्ट देखो, मैं जल्दी जल्दी में नहीं करवाना चाह रहा। तो ये जो पार्ट ई है, ये हाँ, ये इसी पेपर में लास्ट टाइम बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हुई है, पलट के नहीं देखा इन्होंने पेपर। एक पार्ट आगे भी था, मोस्टली स्टूडेंट छोड़ के आ गए, ये मुझे लगा पेपर खत्म हो गया वहां पे। अच्छा जी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो ये पहले इसका क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट ईयर। रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ अपलोड होगी मुझे भी नहीं पता आयशा, अभी हसीफ बताएगा कहाँ अपलोड होगी, मतलब क्लासेस तो लूँ मैं अपनी। ठीक है जी, चलो। अनाया, आई डोंट नो, हसीब से पूछो ये बात। फिजिकल आपकी होगी।